फ्रेंड्स, आज बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू, पास सर्विस, चाहे वो एडहॉक की हो या कोई दूसरी सर्विस इक्विवेलेंट हो, उसकी काउंटिंग की प्रमोशन के लिए। दोस्तों, मैं आपके संज्ञान में कुछ ऐसी बातें लाऊंगा जिससे आपको इस विषय की गंभीरता और इसके सोल्यूशन और प्रॉब्लम्स सबके बारे में जानकारी होगी और एनडीटीएफ इस पे क्या सोचता है और इसका कैसे समाधान हो सकता है, वो भी आज हम आपसे साझा करेंगे। साथियों, फोर्थ पे कमीशन ये 1986 में जब लागू हुआ तो उसके बाद में 1989 में शिक्षकों के लिए भी पे रिव्यू कमेटी आई और उसके माध्यम से पहली बार कोई प्रमोशन स्कीम यूनिवर्सिटी के टीचर्स के लिए और कॉलेज के टीचरों के लिए सरकार द्वारा दी गई। उसका कारण था कि उससे पहले कई संघर्ष चले, कोर्टों में केस चले और उसके बाद ही कोई प्रमोशन स्कीम शिक्षकों के लिए दी जाने लगी। तब तक कोई पास सर्विस काउंट का कोई सवाल बनता भी नहीं था और क्वेश्चन अराइज भी नहीं हुआ। पहली बार ये मुद्दा बड़ा मुद्दा बना 1998, मतलब 5वें वेतन आयोग के बाद, जब ऐसी बात होने लगी कि अगर आपने कहीं और सर्विस दी है, चाहे आपने एज ए रिसर्च एसोसिएट दी हो, एज ए रिसर्च साइंटिस्ट दी हो, पोस्ट डॉक्टरल किया हो या एडहॉक ही आपने कुछ लंबे समय तक किया हो किन्हीं कारणों से, तब ज्यादा लंबा एडहॉक सर्विस काउंट एडहॉक सर्विस नहीं होता था, तब ये विषय बना। तो उसके बाद में 1998 के अंदर पहली बार इसका प्रावधान उस तरह से आया, जो हमारा पे कमीशन रिपोर्ट आई और उसका ऑर्डिनेंस डीयू के अंदर सन 2000 में बना। उस समय यह बात तय की गई दिल्ली विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेंस के अंदर कि पहली प्रमोशन जैसे 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर का प्रावधान रहता है आजकल, वैसे ही अगर स्टेजेस में है तो सेकंड प्रमोशन में जैसे 9, 10, 11 ईयर्स का है, तो यह तय किया गया कि या तो आपने उस सीनियर स्केल में 5 साल का वक्त सेकंड प्रमोशन के लिए निकाला हो, या फिर जो है आपने टोटल सर्विस 9 साल की अगर कर ली है बीइंग ए पीएचडी, तो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस आपका काउंट हो जाता था और आपको रीडर का डेजिग्नेशन इंटरव्यू के माध्यम से और स्केल दोनों आपको दे दिए जाते थे। साथियों, ये 2000 सन से लेकर के 2010 तक चलता रहा। बीच में छठा वेतन आयोग भी आया और छठे वेतन आयोग की रिकमेंडेशन में इस बात का पास सर्विस काउंट में कंटिन्यूटी के अंदर प्रावधान किया गया कि एडहॉक सर्विस तब काउंट होगी जब वो कम से कम 1 साल की हो और उसकी सिलेक्शन कमेटी वही हो जो परमानेंट सिलेक्शन कमेटी, परमानेंट अपॉइंटमेंट के लिए सिलेक्शन कमेटी है। इस कारण से उस समय रही सरकार और जो हमारे यहाँ डूटा के लीडर्स थे, अब ये बात आपके ध्यान में भी आ जाएगी कि उस समय हमारे प्रिय आदित्य नारायण मिश्रा जी ही डूटा के अध्यक्ष थे जिस समय एपीआई पीबीएस सिस्टम हम पे लादा गया। उस समय पे ये घटना भी घटी कि प्रावधान जो आए वो ऐसे थे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडहॉक टीचर्स की सर्विस काउंट का ऑलमोस्ट 0 स्कोप बच गया। साथ ही साथ में और भी मैं आपके ध्यान में लाता हूं कि ये वही समय था जब पहली बार डिस्क्रिमिनेशन हुआ फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के साथ भी, जब उनकी रिटायरमेंट एज को घटा करके 62 किया गया। पहली बार ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ जब लाइब्रेरियन की स्थिति भी क्लियर नहीं रही और बाद में हालांकि हमने लड़के उसको फिर अदर एकेडमिक स्टाफ के अंदर उनकी क्लैरिफिकेशन यूजीसी से मंगाई। ओएमएसपी इंस्ट्रक्टर्स हों चाहे बाकी लोग हों, इनकी भी कोई प्रमोशन स्कीम छठे वेतन आयोग में तो आई ही नहीं। तो साथियों, ये एक ऐसा दौर था जब एपीआई पीबीएस से सबकी प्रमोशन बंद होना, फिजिकल एजुकेशन के टीचरों पे अटैक होना, उनकी सर्विस कंडीशन को बदला जाना, लाइब्रेरी स्टेटस के ऊपर चैलेंज लगना, ओएमएसपी इंस्ट्रक्टर्स और बाकी हमारे जो साथी थे कंप्यूटर प्रोग्राम वगैरह, उनके लिए कोई स्कीम ना आना, ये ऐसा दौर रहा। और कोई केवल दिखावा के अलावा इन विषयों के ऊपर कोई ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकी और यही कारण रहा कि छठे वेतन आयोग में जो रीडर थे उनको शायद एसोसिएट प्रोफेसर का ग्रेड मिल गया जिनके 3 साल पूरे थे, लेकिन बाद में कोई PV4 में एक भी प्रमोशन छठे वेतन आयोग के माध्यम से और जो उसकी सर्विस कंडीशन थी एपीआई पीबीएस रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं हो पाई।
और इसी समय 2013 में एक ऑडिट ऑब्जेक्शन के माध्यम से सारी पास सर्विस काउंट जो हुई थी उसको भी चैलेंज में लेके आए। और इसका ये 2013 का वो समय था जब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एडी के एक बार दोबारा आदित्य नारायण मिश्रा जी मेंबर थे और आबादे हबीब हम टीचर्स को रिप्रेजेंट करती थी। अनफॉर्चुनेटली वो दोनों इसमें कामयाब नहीं रहे कि वो उस ऑडिट ऑब्जेक्शन का कोई सॉलिड जवाब दिलवा पाते, जबकि हमारे पास पूरे आर्गूमेंट्स थे। और ये स्थिति बन गई कि पास सर्विस काउंट 0 ईयर में बदल गया। कम से कम एडहॉक सर्विस के बेसिस पे तो 0 ईयर हो गया। पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस का भी कोई काउंटिंग का हिसाब किताब उस समय से ही रहा ही नहीं। और स्थिति नो प्रमोशन जोन में भी चले गई, नो काउंटिंग ऑफ पास एडहॉक सर्विस, नो काउंटिंग ऑफ अदर सर्विसेज की ये स्थिति बनी रही। ये स्थिति 2018 तक चली। 2018 में जब 7वां वेतन आयोग आया तो उसके अंदर रेगुलेशन में ही कुछ बदलाव बड़े किए गए। उसमें पहला बदलाव ये था कि जो 1 ईयर वाला क्लॉज था उसको ओमिट किया गया। साथ ही साथ में जो सिलेक्शन पैनल सेम एज दैट ऑफ परमानेंट की जगह पे उब्लिक यूनिवर्सिटी का ईसी द्वारा मान्यता प्राप्त कोई सिलेक्शन पैनल है तो उसके द्वारा अगर आपका अपॉइंटमेंट है तो भी पास सर्विस काउंट का प्रावधान लौटा के वापस लाया गया। साथियों, इसमें लेकिन एक कमी रह गई। वो कमी ये रह गई कि दूसरे स्टेज के बाद में, पहली स्टेज से दूसरी स्टेज में आने के बाद, दूसरे तीसरी में जाने के बाद में जो टोटल सर्विस काउंट करके अगर आपको दूसरी स्टेज का भी प्रमोशन से दूसरी से तीसरी स्टेज का प्रमोशन मिलना चाहिए, उसकी स्थिति नहीं बन पाई। जो कार्य अभी करना बाकी है। तो मेरे आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि ये क्या हिस्ट्री रही, किस तरह से ये सब चीजें डेवलप हुई हैं, हमारे पास क्या कारण थे कि सन 2000 से लेकर जो 2010 तक हमको, जिस समय वाजपेयी जी की सरकार 2000 सन में थी, जो फैसिलिटीज, जो हमको चीजें मिली थी, वो कैसे करके 2010 में सारी हमसे छिन गई। उससे पहले प्रमोशन के अंदर भी कोई समस्या नहीं थी। हम अच्छे शिक्षक होते थे तो भी हमारी प्रमोशन होती थी, हमने अच्छा रिसर्च किया है तो भी होती थी, कॉर्पोरेट लाइफ को अगर कंट्रीब्यूट किया तो भी होती थी। लेकिन एपीआई पीबीएस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम आया और बाकी सारी सर्विस कंडीशन भी इतनी नेगेटिव टीचर्स के लिए 2010 के माध्यम से आई, जिसका उस समय की रहती डूटा लीडरशिप विरोध कर नहीं पाई। और उस कारण से हमारी सब प्रमोशंस और सारी सर्विस कंडीशन सभी हमारे वर्गों के शिक्षक हों, चाहे वो हमारे लाइब्रेरियन साथी हों, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन टीचर हो, उनको सफर करना पड़ा। अब 2018 के बाद में पोजीशन तो बदली है। कॉलेजों में जब प्रोफेसरशिप भी आई है, पास सर्विस काउंट का भी प्रावधान तो आया है और हमको उसको उस स्टेज तक लेके जाना है जहां पर ये टोटल पास सर्विस काउंट हो जाए। अब क्या ऐसी चीजें हैं जिसके बेसिस के ऊपर हम ये लड़ाई को अपनी आगे बढ़ा सकते हैं? उसमें सबसे पहली तो आर्गुमेंट हमारा यही बनता है कि जो एडहॉक शिक्षक साथी कार्य करता है उसकी ड्यूटीज परमानेंट शिक्षक साथी से भिन्न नहीं है। ये एक बहुत बड़ा समानता का अधिकार का सवाल है, नो डिस्क्रिमिनेशन। अगर आप एडहॉक शिक्षक साथी की तरह से वही सारी ड्यूटी कर रहे हैं जो परमानेंट शिक्षक साथी करते हैं, तो फिर कोई कारण नहीं कि आपकी पास सर्विस काउंट में एडहॉक शिक्षकों की जो सर्विस काउंट है वो पूरी तरह से ना हो। दूसरा, हमारे पास में जो ऑडिट ऑब्जेक्शन लगा 2013 में, जिसका जवाब उस समय रहती लीडरशिप, चाहे वो डूटा की थी चाहे ईसी में थी, वो नहीं समाधान करा पाई। उसके लिए भी हमारे पास में पूर्णतः जवाब बनते हैं, ये कहते हुए कि 2010 से 2000 से लेकर 2010 तक जो पास सर्विस काउंटिंग के क्राइटेरिया रहे हैं, उसके बेसिस पे हो रहे प्रमोशन एक खास कट ऑफ डेट के ऊपर केवल एक ऑब्जेक्शन के कारण, ऑडिट ऑब्जेक्शन के कारण, जिसकी वैलिडिटी नहीं बनती है, उसके कारण से समाप्त नहीं किया जा सकता। मतलब कि कोई ऑर्डिनेंस का प्रोविजन जो हमारे फेवर में हो उसको अकारण हटाने का कोई रीजन नहीं बनता। साथ ही साथ में जो तीसरा विषय है, आप सब ये जानते हैं कि एडहॉक सर्विस अगर आपने 8 साल से ज्यादा की हो और आप किसी विश्वविद्यालय में या किसी और जगह पे जहां डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एसोसिएट प्रोफेसर का हो रहा है, वहां अगर आप अप्लाई कर दें तो आपकी पास सर्विस पूरी 8 साल की काउंट हो करके और आपको डायरेक्ट एसोसिएट का आज भी इंटरव्यू लेटर मिल जाता है। तो ये नहीं हो सकता कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए तो आपकी पास सर्विस काउंट हो सकती है, परंतु ये कहना कि प्रमोशन में ये लागू नहीं होगा, ये फिर एक बार से डिस्क्रिमिनेटरी है, तो इसको
सही कराने की आवश्यकता है। साथियों, अभी क्या है कि ये सारे विषय हमारी समझ से आने चाहिए, तभी हम इसके ऊपर कोई आगे अपनी लड़ाई पुख्ता तरीके से लड़ सकते हैं। एनडीटीएफ लेड डूटा का ये रिजॉल्व है कि अब रेगुलराइजेशन के बाद जो एक मास स्केल पे हुआ है और अभी भी वो प्रोसेस चल रहा है, अब बड़ी लड़ाई जो है वो पास सर्विस काउंट की और ओपीएस के होने वाली है। ओपीएस के विषय में एक अलग दिन आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन आज पास सर्विस काउंट के हमारे पास वैलिड ग्राउंड्स हैं और एक सस्टेन लंबी स्ट्रगल से हम जरूर और जरूर अपने इस कंडीशंस को सरकार से मना सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। इसके लिए संघर्ष अब जारी रहेगा हमारी सेकेंड टर्म में। आप सबने मेरी बात को ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर आपसे अपील करूंगा कि एक लंबी अपनी सोची समझी स्ट्रगल के लिए, जिसके माध्यम से हम शिक्षकों की बेहतरी और उनके सर्विस कंडीशंस को ठीक कर पाएं, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स की हो, लाइब्रेरियंस का मुद्दा हो, ओएमएसपी इंस्ट्रक्टर का, जो हमारे छठे वेतन आयोग में चीजें खो गई, उनको सातवें वेतन आयोग के माध्यम से, एनोमली कमेटी के माध्यम से कैसे वापस ला सकते हैं, इस पे एनडीटीएफ की एक सोची समझी रणनीति तैयार है। एनडीटीएफ को मौका आप डूटा में देंगे इस बार भी, तो हम इन विषयों को लेकर आगे बढ़ के उस पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।